मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसे हम फंक्शंस भी कह सकते हैं, कि जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जो हमारी इकॉनमी क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी है। कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं, कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसका मोटिव होता है प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट जो है कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेती है। तो गवर्नमेंट रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो बजट जो है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू, टैक्स और एक्सपेंडिचर के थ्रू अपना जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। जो चाहती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू, गवर्नमेंट बजट के थ्रू उसका जो है फंक्शंस जो है क्या करना चाहती है, या गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो गवर्नमेंट है, मार्केट इकॉनमी होती है जो हमारी, वो उसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। तो उन रिसोर्सेज को उन चीज़ों के प्रोडक्शन पे लगाती है कि डिमांड सप्लाई के थ्रू डिटरमिन करती है कि किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, किन का नहीं करना, कि वो प्रॉफिट जिनसे अर्न होता है उनका प्रोडक्शन करना चाहती है। और गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का एम होता है सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों के प्रोडक्शन में जो है अपना प्रोडक्शन करती है, कि जो रिसोर्सेज को ऐसे बांटती है जिससे कि मार्केट मैकेनिज़्म के थ्रू जो है इसको इन्फ्लुएंस करती है। और टैक्स और सब्सिडी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन, गवर्नमेंट जो अपना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती है। और गवर्नमेंट जो है जो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, जैसे सिगरेट है, लीकर है, उन पर टैक्स ज़्यादा लगाती है। और जो चीज़ें हमारे लिए जिसमें हमारा प्रोड्यूसर, उन चीज़ों के प्रोडक्शन पर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर के को, जो आम लोगों के लिए, मासेस के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें, उन चीज़ों के यदि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं तो उन पे कंसेशन देती है। तो ये था गवर्नमेंट का बजट का पहला मोटिव, ऑब्जेक्टिव, एलोकेशन, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड जो गवर्नमेंट का बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कि गवर्नमेंट टैक्स और एक्सपेंडिचर के थ्रू गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वेल्थ की कम हो। तो गवर्नमेंट इसके लिए जो सबसे ज़्यादा की चाहती है कि जो एक हमारा सोसाइटी का एक काफ़ी बड़ा सेक्शन जो है, जैसे पुअर लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, वो इससे जो है डिप्राइव ना हो जाए चीज़ों से, उनको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ध्यान में देखती है कि किस पे टैक्स लगाए और किन चीज़ों को सब्सिडी दे। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो क्या करती है, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, जिसे हम अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड जो है अपनी इच्छा से जिस इनकम को खर्च कर सकते हैं, उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो है टैक्स लगाती है ज़्यादा, जो जिनकी इनकम ज़्यादा है, ताकि जो है इनकम, जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे टैक्स ज़्यादा लगे, और जो उनसे टैक्स से इनकम गवर्नमेंट अर्न करती है वो जो उसको गरीबों की जो है पर खर्च कर देती है। इसमें गवर्नमेंट जो है जो इनकम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू अडॉप्ट करती है। गवर्नमेंट जो है इसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है जिनकी इनकम ज़्यादा उन पर टैक्स ज़्यादा लगाती है। और ताकि जो है, और फिर जो वो इनकम होती है गवर्नमेंट को टैक्स से, और उस इनकम को गवर्नमेंट जो है गरीबों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो सेकंड मेन एम बजट का होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि अमीर गरीब का डिफरेंस कम करना चाहती है। गरीबों पर कर कम और अमीरों पर कर ज़्यादा लगाती है, और जो इनकम अर्न होती है उसको जो गरीबों की वेलफेयर पर खर्च करती है।
नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो बजट का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस ना आए। इकोनॉमिक जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को हम गिनते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो। इन सिचुएशन को इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स रेट बढ़ा देती है और अपने खर्चे कम कर देती है। टैक्स ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा कि जो लोग चीज़ें कम खरीद सकेंगे, अमीरों की चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगेंगे, जिससे जो है एग्रीगेट डिमांड जो कम हो जाएगी। और इन केस ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करती है, ताकि गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस टैक्सेस कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बचे और अपने खर्चों को बढ़ाती है ताकि लोग जो है खर्चा कर सकें, जिससे क्या होगा, लोगों का एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करती है, जैसे कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेती है। गवर्नमेंट जो है मोनोपोलीज, नेचुरल मोनोपोलीज को जो है गवर्नमेंट, नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है कि जिसमें ए सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस एट अ लोअर एवरेज कॉस्ट। तो जैसे एक सिंगल फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी लो कॉस्ट पर, जैसे गवर्नमेंट रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये लोगों को जो है कम रेट पर प्रोवाइड करती है। तो ये गवर्नमेंट का होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव जो है बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारा बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक्सीलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का है, एक्सीलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट में ग्रांट टैक्सेस कंसेशन टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स कंसेशन देती है, टैक्स में छूट देती है इसके लिए। और गवर्नमेंट में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करती है, उनकी ग्रोथ करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, किस देश के अंदर जो पिछड़े इलाके हैं उनका भी ग्रोथ हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बैकवर्ड एरिया में जो इंडस्ट्री लगाता है उनके लिए कई कंसेशन प्रोवाइड करती है, उसके लिए टैक्स कंसेशन देती है। जो इस एरिया में इंडस्ट्री लगाएगा उसको गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन, और जो है उसमें कई चीज़ों में छूट देती है। जैसे गवर्नमेंट जो है may allocate more functions for the infrastructure development in these backward areas, जिसके लिए गवर्नमेंट है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये एरिया जो है घोषित करती है कि जो इन एरिया में इंडस्ट्री लगाएगा उनको कुछ जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, टैक्स में कंसेशन, और जो लैंड को ख़रीदने पर उनको थोड़ा सा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है बैकवर्ड एरिया को भी डेवलप करना चाहती है। तो ये हैं गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, बजट के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। असर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपके इस साल से पेपर में आएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे असर्शन मीन्स आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, जैसे तो आपको यदि लेसन बहुत अच्छे से आता है, पूरा थॉरोली आपको लेसन की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये जो कर सकते हो। अब आपको इसने असर्शन दी है, आपको 2 चीज़ें दी होती हैं इसमें। एक चीज़ होती है असर्शन
और एक है उसका रीज़न दिया होगा, फिर आपको ऑल्टरनेटिव दिए होंगे कि आपने देखना है कि इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव ठीक है। जैसे हम सबसे पहले कर रहे हैं, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाइज ऑन डिफरेंट पर्सनस। तो आपको उन्होंने कंडीशन जो आपको बात बता दी, उन्होंने कहा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस होता है वो डिफरेंट पर्सन पर होता है। मीन्स देना किसको पड़ता है और जो है लगता किसको है, पे किसको करना कौन करता है और सरकार को कौन देता है। तो कहता है डिफरेंट पर्सन्स पर होता है। तो हमें ये बात थोड़ी ठीक लग रही है। अब इसका रीज़न देखते हैं क्या कह रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शंस विच कॉल्ड सच टैक्सेस। अब हम देखेंगे कि इसका जो है हमारा अब इसने ऑल्टरनेटिव दिए। आपको फर्स्ट ऑल्टरनेटिव दे रहा है। अब हम पहले पढ़ेंगे। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर द ट्रू एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। कि जो इसका रीज़न है वो असर्शन ए की करेक्ट जो उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो हमें इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही है। सेकंड कह रहा है बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, कि ए भी ठीक है बी भी ठीक ट्रू है, आर ट्रू। रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। साथ के साथ कह रहा है कि जो असर्शन ए है तो उसका रीज़न जो दे रहा है वो उसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात ठीक है कि रीज़न जो आपको दे रहा है वो जो बात कह रहा है वो ठीक है। असर्शन ए की बात बी के साथ रीज़न के साथ जो है वो रिलेट नहीं हो रही है। तो हमारा जो है आंसर इसमें जो हमारा इसमें आंसर बनेगा वो बी बनेगा। नेक्स्ट सी भी हम पढ़ते हैं पहले। असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। नहीं, रीज़न आर जो है वो जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है, तो इसका मतलब सी आंसर नहीं है। असर्शन ए फॉल्स, रीज़न आर इज़ ट्रू, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से पहले हमने चारों अल्टरनेटिव देखने हैं, उसके बाद हमने देखना है कि हमें कौन सा सही लग रहा है। तो हमें जो है चार पढ़ने के बाद हमें बी ठीक लग रहा है कि असर्शन ए भी ठीक है, रीज़न बी जो दे रहा है वो भी ठीक है, बट जो हमारा रीज़न आर है वो असर्शन की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपके असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आएंगे। आगे हम केस स्टडी भी, किसी लेसन का केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम जो है असर्शन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड जो है हम अब देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। डायरेक्ट टैक्स हैज़ लिमिटेड रीच, कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनकी लिमिटेड रीच होती है। ठीक है, ठीक है, ये बात सही लग रही है। डायरेक्ट टैक्स डू नॉट रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो सारे सेक्शन पर नहीं पहुंच सकता। अब हम देखते हैं इसका जो रीज़न दे रहा है। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो उसकी एग्जैक्ट ए में कुछ असर्शन कुछ और बात कह रही है, रीज़न कुछ और कह रहा है, तो इसका मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फर्स्ट हमें इसकी जो है असर्शन ए जो है हमारा क्या कह रहा है, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, ठीक है बात। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो हमें जो है डायरेक्ट टैक्स जो है वो नोट रीच टू द सेक्शन, तो ये बात भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तो लिमिटेड रीच होती है कि, तो इसका मतलब हमें फर्स्ट ठीक लग रहा है। अब हम आगे और भी पढ़ लेंगे। बोथ असर्शन ए रीज़न आर ट्रू, रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो ये हमें गलत लग रहा है। असर्शन ए ट्रू, रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो इस तरीके से हमने देखना है कि हमारा इसमें आंसर कौन सा ठीक लग रहा है। तो हमें आंसर ए जो है हमारे को ठीक लग रहा है। इसी तरीके से हम देखेंगे तीसरा, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज़ ए रिवेन्यू रिसिप्ट। अब हमने जो है हमें ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट हैं, जो हमारे प्रॉफिट हैं पब्लिक सेक्टर के, वो रिवेन्यू रिसिप्ट हैं।
तो हमने रिवेन्यू रिसिप्ट का कंसेप्ट किया था। तो रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या बताया था, रिवेन्यू रिसिप्ट वो होते हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, नो और कोई एसेट रिड्यूस होती है। अब जो है गवर्नमेंट को पब्लिक अंडरटेकिंग से, पब्लिक सेक्टर से जो प्रॉफिट होते हैं, पब्लिक सेक्टर से जो प्रॉफिट होते हैं, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो ये हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने कहा था ना पब्लिक सेक्टर भी अपने प्रॉफिट का एक प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, जब हमने रिवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस किया था। अब इसका रीज़न क्या दे रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। तो ये हमें भी ठीक लग रहा है कि ये जो रेगुलर होते हैं और रेकरिंग मतलब ये बार बार होते हैं। अब हम इसके रीज़न देखेंगे, अब हम इसके ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि हमें कौन सा ठीक लग रहा है। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो जो है उसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हमें कह रहा है बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो हमारे को जो है इसमें ये वाला पॉइंट जो है लग रहा है कि ये पॉइंट जो हमारा बी पॉइंट, इसका ऑल्टरनेटिव ये है, रीज़न ए इज़ फॉल्स, रीज़न आर इज़ ट्रू। तो ये भी गलत है, तो हमें जो है बी इसका आंसर ठीक लग रहा है। इसी तरीके से रीपेमेंट ऑफ बोरिंग इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमें ये भी ठीक लग रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी क्या फीचर थी, आइदर रिड्यूस लाइबिलिटी और क्रिएट एसेट। तो रीपेमेंट ऑफ बोरिंग मतलब अब हमने पेमेंट उधार जो था उसको वापस करा है, तो ये कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमें असर्शन ए ट्रू लग रहा है। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारे को जो है क्या, हमने इसको बड़े, जब आप बार बार कुछ और पढ़ोगे बेटा, रिवीजन से और प्रैक्टिस करने से आपको जो है ये क्लियर होंगे। जब आपको लेसन पूरा कंप्लीट पता होगा तब आप इसको अच्छे से कर सकोगे। अभी आप इन 4-5 जो मैंने आपको असर्शंस दिए इस लेसन से रिलेटेड, उनकी रिवीजन करोगे। तो अब हमारे पास हमने पढ़ लिया कि रीपेमेंट ऑफ बोरिंग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बात ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात भी ठीक है। बट अब हमने देखना है कि असर्शन की जो रीज़न दे रहा है वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, ये बात ठीक है। रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहाँ पर हमें ये बात ठीक लग रही है कि उसकी एग्जैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब हमारे ये पहला हमें पॉइंट पढ़कर ही लग रहा है कि ये ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, असर्शन ए इज़ ट्रू और रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो इस तरीके से हमने जो है देखना है। अब जैसे ये कह रहा है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। तो इस तरीके से आपने असर्शन पढ़नी है, उसका रीज़न पढ़ना है, फिर हमने देखना है कि इसका आंसर कौन सा है। तो हमें जो है इसका आंसर बी, बोथ असर्शन ए and reason R are true, reason R is not the correct explanation of assertion A. नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट इज़ द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो कहता है इसका रूट कॉज है। उसके बाद हाई प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन्स हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो, यदि हाई फिस्कल डेफिसिट है। तो हम इसका असर्शन ए ट्रू और रीज़न आर इज़
फॉल्स। तो इसका हम जो है सी आंसर, हम इसका सी आंसर जो है इसका काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ असर्शन के क्वेश्चंस देखे हैं बेटा। आपने जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। आपने पहले लेसन थॉरोली आ जाएगा तो आपको असर्शन, केस स्टडी, तो उसके बेस पर ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसकी आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा।